सबसे पहले हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस पर आप सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एलिफैटिक यौगिक पढ़ाएंगे। कार्बनिक रसायन का जो मूल है, फंडामेंटल है, उस चीज को आप लोगों को सीखना है। अब इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत बताए पिछले वीडियो में। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर बताए, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के विषय में बताए। हम आप लोगों को हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन बहुत पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके नाम को ध्यान से जानना चाहिए। अगर आप लोग उसके नाम को खूब ध्यान से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने आप आधा परिभाषा उसके नाम में ही है। उसके नाम में ही आधी परिभाषाएं हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है या हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं बार बार बोलता हूं कि चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, साइंस सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश बहुत अधिक अपना स्थान नहीं रखती है। लगभग हर बच्चे को इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी होता है और हर बच्चे को हिंदी का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इसमें साधारण हिंदी और साधारण इंग्लिश आती है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। आप पहले नंबर की हेडिंग डालिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं और पैराफिन यौगिक भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको एल्केन भी बोला जाता है, इसको पैराफिन यौगिक भी बोला जाता है। ये तीन नाम होता है इसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तथा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है तथा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन यौगिक कहलाता है। सामान्य सूत्र, CnH2n+2, CnH2n+2 ये इसका सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला। यानी एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। C क्या कार्बन है, H हाइड्रोजन है और N क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। अब इसमें अगर आप N=1 रख दीजिए, N=1 तो क्या होगा? C एक तो हम लिखते नहीं है और H देखिए 2 1 2 2 2 4 CH4, इसको क्या कहते हैं? मेथेन। N=1 रखने पे क्या बनता है? मेथेन। N=2 जब आप रखेंगे क्या होगा? C2H 2 2 4 2 6 एथेन, मेथेन, एथेन। N=3 जब आप रख देंगे C3H8 मेथेन, एथेन, प्रोपेन।
ये जो नाम होते हैं, ये नाम उपसर्ग, कार्बन परमाणु के आधार पर उपसर्ग नाम लिख करके लिखे जाते हैं। उपसर्ग के आधार पर ये होता है। सबसे पहले अब आप लोगों को बता देते हैं उपसर्ग नाम। उपसर्ग नाम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9, ये उपसर्ग नाम आप लोग देखिए क्या होता है। 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को आक्ट, 9 को नोन, नाम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये उपसर्ग नाम होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु का उपसर्ग नाम होता है, ठीक है ना। 9 कार्बन परमाणु, उसके बाद 10वां कार्बन परमाणु का भी नाम होता है डेक। अब मान लिया आप लोग पूछ रहे 11, 12, 13, 15, अगर इस प्रकार से हो तो डेक 1, डेक 2, डेक 3, डेक 4, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए जो हमने फार्मूला लिखा है CnH2n+2, ये एल्केन या पैराफिन यौगिक का सामान्य सूत्र है। इसमें आप लोग N=1 रख रहे हैं, CH4 हो रहा है। तो देखिए एन शब्द, एल्केन में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, ये है एल्केन। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, एन। तो एक का मेथ है प्लस एन बराबर मेथेन। अगर हम एन बराबर 2 रख दें तो C2H6, एथ प्लस एन बराबर एथेन, N=3 रख दीजिए, C3H8, प्रोप प्लस एन। देखिए ये आप लोग को 1, 2, 3 यही नाम है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक। प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। अच्छा इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1 कार्बन है, 4 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, वेरी गुड। अच्छा C2H6 का अगर हम करते हैं, देखिए 2 कार्बन है ना, एक सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग बताइए यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। देखिए अगर आप इसको ढक लीजिए, कितनी है, 4। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं तो 4। अच्छा ये अगर आप इसका कीजिए, 1, 2, 3, हाइड्रोजन कितने, 8। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप लोग बताइए प्रत्येक जगह अगर आप इसको ढक देते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक। आप शुरू वाले को लास्ट वाले को ढक देते तो कार्बन की वैलेंसी 4। इस प्रकार से ये क्या होता है, एल्केन हो जाता है, ठीक है ना। इसको संतृप्त, ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन यौगिक, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ 2 तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन या पैराफिन यौगिक कहलाता है। नंबर 2 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ भी क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध अवश्य पाया जाता है, कामा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। परिभाषा लिख देते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है तथा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध अवश्य पाया जाता है, कामा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम एक जैसे परिभाषा को हम बता रहे हैं। और उसमें क्या बताए थे, संतृप्त वाले में वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है तथा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल क्या होता है, उसमें केवल एकल बंध बताए थे, संतृप्त कहलाता है। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर दो होता है, नंबर एक एल्कीन, नंबर दो एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम आप लोगों को अलग अलग एल्कीन और एल्काइन की परिभाषा बता दें। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो CnH2n से प्राप्त सदस्य को देखिए, एल्कीन से प्राप्त सदस्य। अच्छा, जब हम इसका नाम लिखेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे, नाम, IUPAC नाम लिखेंगे, इसमें उसमें एन जोड़े थे, इसमें क्या जोड़ते हैं, एल्कीन में ईन जोड़ते हैं, एल्काइन में आइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो एल्कीन में देखिए आप लोग, अब एल्कीन से प्राप्त सदस्य हम लोग देख रहे हैं। CnH2n से प्राप्त सदस्य, यहाँ लिखिए आप, एल्कीन सामान्य सूत्र CnH2n, प्राप्त सदस्य, इस प्राप्त सदस्य क्या आ रहा है, प्राप्त सदस्य। सदस्य का मतलब इससे कौन कौन से यौगिक जो है कि मिल रहे हैं। देखिए, N=1, N=2, N=3, N=4। तो जब आप N=1 रखेंगे तो क्या होगा, CH2। जब N=2 रखेंगे C2H4, N=3 रखेंगे C3H6, N=4 रखेंगे तो क्या होगा, C4H8, 4 2 जा 8। अच्छा, तो इसमें इन जोड़ना ना, एक कार्बन का मतलब मैथ, हम यही बताए ना, एक कार्बन का मैथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट।
अब मेथ प्लस इन, एथ प्लस इन, प्रोप प्लस इन, ब्यूट प्लस इन, मेथ प्लस इन बराबर मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मेथीन, एथीन। चालू कर। और आप लोग बोलते भी रहिए। अच्छा, तो अब देखिए इस प्रकार से आप लोग को नाम रटने की जरूरी नहीं है। देखिए सारे लोग बोलो, देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको रखते जाएंगे और ये अपने आप लोग का बनता जाएगा और इसका नाम आप लोग बताते जाएंगे। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH2 का अगर आप करते हैं, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, H। क्या आप लोग बताइए कार्बन की वैलेंसी 4 हुई? नहीं हुई। डबल बॉन्ड इसमें जरूर लगता है। आप बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, CpH4 का करो, 2 CC 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, यह क्या बताइए, सही है गलत है? इसमें क्या डबल बॉन्ड? आप बताओ। अब कंप्लीट है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या हो गई? सही हो गई। C3H6 का करो, ये तो मेथीन का हो गया, ये क्या हो गया? एथीन का हो गया। प्रोपीन का कीजिए, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है? 6 है, 6 हाइड्रोजन है ना, तो रखो 1 2 3, यह कंप्लीट हो गया। निश्चित कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड इसमें जरूर रखना पड़ेगा। जी। डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका गलत हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए, ठीक, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिए। अब बताइए, देखिए 3 गुना 6 हाइड्रोजन और उसके बाद ये 3 कार्बन। आप लोग बताइए सही है कि नहीं सही है? इसका स्ट्रक्चर हो गया ना, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अवश्य रहता है। अगर आप C4H8 का कीजिए, 1 2 3 4, कहीं डबल बॉन्ड लगा, मान लीजिए आपने लगा दिया, ठीक है। आपको, आपके पास कितना है? 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6, ठीक, और उसके बाद 7, कितना हुआ? 5 हुआ, 6 हुआ, और उसके बाद जो है कि 7 और, देखिए इस प्रकार से आप लोग इसका स्टेप, तो ये एल्कीन से प्राप्त सदस्य ने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम एल्काइल को बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वे का, देखिए बार बार एकदम सिर्फ मैं लिख रहा हूं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ 2 तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, कामा एल्काइन कहलाता है, ठीक है। अब इससे प्राप्त सदस्य आप लोग देखिए, एल्काइन का CnH2n-2, ये इसका सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, ठीक है। GF, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? GF, जनरल फार्मूला मतलब GF, गर्लफ्रेंड न समझ लीजिएगा। GF है, जनरल फार्मूला है। अगर आप इसमें n = 1 रखिए,
तो n इक्वल टू 1 पर कुछ बनेगा ही नहीं। n इक्वल टू 1 पे क्यों नहीं बनेगा? देखो आपने 1 हुआ, दो में से 2 गया 0। जब हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो क्या होगा? अधूरा हो जाएगा ना। कार्बन हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। अगर आप n इक्वल टू 2 रखिए, n इक्वल टू 2, तो क्या होगा आप लोग बताइए? C2H 2 दूना 4 में से 2 गया 2। अगर आप n इक्वल टू 3 रखिए, C3H कितना होगा? 4। अगर आप n इक्वल टू 3 रखें क्या होगा? 4 रखने पे आप देखिए एक बढ़ता जा रहा है, दो बढ़ता जा रहा है। तो दो कार्बन है, क्या लिखते हैं? एथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 को ब्यूट। अच्छा, एल्काइन में क्या जोड़ते हैं? आइन। क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। एथ प्लस आइन बराबर एथाइन, प्रोप प्लस आइन बराबर प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आइन बराबर ब्यूट प्लस आइन बराबर ब्यूटाइन, पेंट प्लस आइन बराबर पेंटाइन, हेक्स प्लस आइन बराबर हेक्साइन, सेठाइन में कहीं बोल दीजिएगा आप लोग। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, आक्टाइन, नोनाइन, डोकाइन, कटाइन। ये इस प्रकार से हम इसमें आइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आइन। ठीक है ना। तो मेथाइन अगर आप n इक्वल टू इस पे कर दीजिए, n इक्वल टू 1 पे अगर आप लेते हैं तो क्या होगा? केवल C होगा या 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथ प्लस आइन बराबर मेथ प्लस आइन बराबर मेथाइन। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप C2H2 का स्ट्रक्चर करिए, C2H2 का स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड है ना। हाइड्रोजन किन 2 है? एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, कार्बन C3H4 का करो 1 2 3, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है, पहले तो इसका 4 हो गया, 4 पूरा हो गया। 4 आपको करना है। देखिए यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 3 है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। ये चीज आप लोग को आ गया ना समझ में? तो ये आप लोग जो है कि इसको कर लेते हैं। ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन जो होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने आप लोगों को बताया। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक क्रियाएं। कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक क्रियाएं। कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक क्रियाएं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती। नंबर 1 प्रतिस्थापन की क्रिया, नंबर 2 योगशील क्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एडिशन रिएक्शन। कार्बनिक यौगिकों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन की क्रिया और योगशील की क्रिया।
तो प्रतिस्थापन की क्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन, शुभम जी क्या बोले हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप दो लोग हो, आप हैं नितेश हैं, एक नितेश आपको दे रहे हैं और आप एक नितेश को दे रहे हैं, कोई दिक्कत होगी? जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास, मान लीजिए आपके पास पल्स टॉफी है और आपके पास सेंटर फ्रेश टॉफी है, दो प्रकार की टॉफियां रखे हैं, 4 टॉफी आप रखे हैं और 4 टॉफी आप रखे हैं। एक ही प्रकार की टॉफी खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, एक बार आप सेंटर फ्रेश खाइए, एक बार आप पल्स खाइए, बदल बदल करके, यानी एक आप उनको दीजिए, आप एक उनको दीजिए, वह एक उनको दें। तो प्रतिस्थापन की क्रिया क्या होती है? जब किसी एल्केन में से या जब किसी पैराफिन या जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक यट परमाणु निकलता है और एक संयोजक मूलक जुड़ता है, कामा प्रतिस्थापन की क्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन की क्रिया, प्रतिस्थापन, एक दीजिए एक लीजिए, एक दीजिए एक लीजिए। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से एक यच परमाणु निकलता है और एक संयोजक मूलक जुड़ता है, कामा प्रतिस्थापन की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु रहता है। और जो प्रतिस्थापन की क्रिया होती है यह सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रतिस्थापन की क्रिया कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। अभी उसी हटाइए, ये प्रतिस्थापन की क्रिया, यह क्रिया तब तक होती जब तक कि हाइड्रोजन परमाणु रहता है, एल्केन में हाइड्रोजन रहता है। यह क्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, फोटोलाइट में होती है। अब मान मेथेन है, CH4, मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया कीजिए, सूर्य का प्रकाश, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? सन ऑफ लाइट, फोटोलाइट। अब देखिए, एक क्लोरीन यहां गया, एक हाइड्रोजन यहां आया, CH3Cl प्लस HCl। पुनः देखिए, CH3Cl प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में होता है, एक यहां गया, एक यहां आया, तो C2, अब क्या हो गया? CH2Cl2, HCl हमेशा बनाना है, CH2Cl2 प्लस Cl2। अब देखिए 3 हाइड्रोजन था, 2 होगा, अब क्या होगा? 1 हो गया, 1 2, अब ये 3 हो गया, HCl, CHCl3 प्लस Cl2, अब हाइड्रोजन हो गया, CCl4 प्लस HCl। मोनोक्लोरोमेथेन, इनके नाम को आप लोग देख लीजिए, मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये हो गया प्रतिस्थापन की क्रिया। अगर आप इस रिएक्शन को एथेन पर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो एथेन में कितना होता है? C2H6 पर जब आप क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, ये रिएक्शन 4 बार हुआ, देखिए ये रिएक्शन 4 बार हुआ, अब ये रिएक्शन 6 बार होगा, यानी तब तक होगा जब तक हाइड्रोजन परमाणु रहता है। तो ये चीज क्या हो गया? प्रतिस्थापन की क्रिया हो गई। अब नंबर 2 है योगशील की क्रिया। योगशील क्रिया या योगशील की क्रिया, एडिशन रिएक्शन।
ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कोई क्रिया करता है तो कार्बन परमाणुओं के बीच की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है और इसी से हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाते हैं और इसकी संयोजकताएं स्वतंत्र हो जाती हैं। इस क्रिया को हम योगशील की क्रिया और इस प्रकार बने हुए यौगिक को योगशील यौगिक कहते हैं। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कोई क्रिया करता है तो कार्बन परमाणु के बीच की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। अब जैसे अगर हम एग्जांपल दें, एसिटिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया, एथिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया। एथिलीन क्या है, C2H4 होता है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए एथिलीन है, अब आप इससे ब्रोमीन की क्रिया करा रहे हो, एथिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया। तो जब एथिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया होती है, एक ब्रोमीन यहां आ जाता है और एक ब्रोमीन यहां आ जाता है, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब बताइए ये ब्रोमीन दोनों जगह जुड़ गया, अब डबल बॉन्ड किस में आ गया, सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो सिंगल बॉन्ड वीक होता है, डबल बॉन्ड और स्ट्रांग होता है, ट्रिपल बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। तो यही मैं परिभाषा बताया हूं। अब इसका क्या नाम हो गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड हो गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। अगर हम एसिटिलीन पर दूसरा रिएक्शन किस पे करा रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम एसिटिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया कराएं, एसिटिलीन पर ब्रोमीन की क्रिया, एसिटिलीन पर आप लोग ब्रोमीन की क्रिया कराइए तो देखिए क्या हो रहा है। CHBr डबल बॉन्ड CHBr, ये हो गया। देखो एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये हो गया आपका योगशील की क्रिया। अब ये एसिटिलीन की पर हो गया और एक हो गया मूलक या समूह, रेडिकल और ग्रुप। रेडिकल और ग्रुप क्या होता है, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक जिन 2 भागों से मिलकर बना होता है वो निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, नंबर 1 एल्किल मूलक, नंबर 2 क्रियात्मक समूह। एल्किल रेडिकल और दूसरा है फंक्शनल। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक जिन 2 भागों से मिलकर बना होता है वह निम्नलिखित 2 होता है। एक होता है एल्किल मूलक और दूसरा क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अब एल्किल मूलक क्या होता है, एल्किल मूलक
करने की जरूरत है। एल्किल मूलक, एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, CnH2n+1। और एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। तो जब किसी एल्केन में से एक यक परमाणु निकलता है तो बना हुआ भाग क्या कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाता है। जब किसी एल्केन में से एक यक परमाणु निकलता है तो बना हुआ भाग क्या कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाता है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर इल शब्द जोड़ देते हैं। नाम कैसे लिखा जाता है, कार्बन परमाणु के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर अंत में इल यानी YLE इल शब्द जोड़ देते हैं। तो देखिए CnH2n+1 n=1 n=2 n=3 n=4 CH3 C2H5 C3H7 C4H9। तो मेथ प्लस इल बराबर मेथिल, एथ प्लस इल बराबर एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इस तरीके से इसके नाम को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट को आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। एल्किल मूलक और नाम, तो ये जो है आप इस तरीके से इसको लिखते हैं, एल्किल मूलक और इसके नाम को लिखते हैं। इसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं क्रियात्मक समूह। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित क्रियात्मक समूह होते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां होती हैं। आप कौन कौन सा क्रियात्मक समूह और समूह का नाम हम लिख रहे हैं। उनको बाहर कर दीजिए। क्रियात्मक समूह और समूह का नाम, एकल बांध, डबल बांध, ट्रिपल बांध। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए एकल बांध को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। डबल बांध को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ट्रिपल बांध को क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यक्स को क्या कहते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद OH होता है, आल। आल का मतलब एल्कोहल, ठीक है। NH2 होता है, NH2 का मतलब एमीन होता है। CONH2 एमाइड होता है, CONH2 एमाइड होता है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और COCl ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, कोई न समझिए, ऑयल क्लोराइड, ठीक है।
तो क्रियात्मक समूह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्रियात्मक समूह 8-10 प्रकार के होते हैं कम से कम। तो नंबर 1 क्या है? एल्केन है, सिंगल बॉन्ड। यानी इन्हीं से पूरी एरोमेटिक यौगिक, पूरी एलिफैटिक यौगिक बनी है। जो एलिफैटिक यौगिक है इन्हीं से मिलकर के बनी है। ये आपका क्रियात्मक समूह होगा। अब हम आप लोगों को ये पूरा लर्न करना है, सबको लर्न होना चाहिए। एक बार मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहल का मतलब OH, NH2 का मतलब एमीन, CONH2 का मतलब एमाइड, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और COCl का मतलब ऑयल क्लोराइड। अब आप लोगों को बताया जाएगा सजातीय श्रेणी। सजाती श्रेणी, होमोलागस सीरीज। सजाती श्रेणी, होमोलागस सीरीज। ये हाई स्कूल में भी आता है। सजाती श्रेणी जो होता है ये हाई स्कूल में भी है। हाई स्कूल में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट में भी इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और सभी कंपटीशन लेवल में भी इस प्रकार की बात आप लोगों से पूछी जाती है। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी यानी कार्बनिक रसायन में यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें पास पास के दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, कमा सजातीय श्रेणी कहलाता है, होमोलागस सीरीज कहलाता है। लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये। कार्बनिक रसायन में यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें पास पास के दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, कामा सजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, CnH2n + 1 × NH2 से प्राप्त सदस्य। अब इसमें आप लोग देखिए, अगर इसमें आप लोग स्मॉल n = 1, n = 2, n = 3 इस प्रकार से अगर आप लोग रख देते हो, CH3 NH2 CH3 n = 1 पे CH3 NH2, n = 2 पर C2H5 NH2, 3 पर C3H7 NH2, 4 पर C4H9 NH2। अब देखिए भाई, पास पास के दो सदस्यों के बीच अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 2 बसे गया 1, 5 बसे 3 गया 2, ये तो 0, CH2 का अंतर है। इसमें से इसको घटाओ तभी CH2 का अंतर,
इसमें से इसको घटाओ तभी CH2 का, यानी कार्बनिक रसायन में यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें पास पास के दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है कामा सजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना। अब सजातीय श्रेणी के लक्षण बता दें या सजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं। सजातीय श्रेणी मतलब एक जात से प्राप्त सदस्य, उनकी क्वालिटियां जो होती है क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे एक परिवार से प्राप्त सदस्य, एक माता और पिता से प्राप्त सदस्य, प्राप्त बच्चे, उसमें क्वालिटियां जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। उसमें जो अब देखिए सजातीय श्रेणी के गुण, सजातीय श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी के गुण। सजातीय श्रेणी के गुण क्या है कि सजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह समान होता है, इसी कारण इसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। सजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह समान होता है, इसी कारण इसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। देखिए भाई, सजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, एकल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, OH, Cl, NH2, यही सब तो है, COOH, CuCl। तो क्रियात्मक समूह समान होता है, इसी कारण इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इस श्रेणी के यौगिकों को बनाने की एक निश्चित विधि होती है। नंबर 2, इस श्रेणी के यौगिकों को बनाने की एक निश्चित विधि होती है। तीसरा क्या है, अणुभारों में भिन्नता होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। नंबर 3, अणुभारों में भिन्नता होने के कारण इनके BP व MP, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर का समझ लीजिएगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भिन्न होते हैं। होते। तो सजातीय श्रेणी के लक्षण आप लोग देखिए, ये हाई स्कूल में भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, और इंटरमीडिएट में भी इससे बातें पूछी जाती हैं। इंटर में कम, लेकिन हाई स्कूल में बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। सजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह समान होता है। सारे मतलब एक बार समझ सुन लीजिए, कार्बनिक रसायन में यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें पास पास के दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। सजातीय श्रेणी के गुण देख लीजिए, सजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह समान होता है, इसी कारण इसके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। बंद कर दो। तो ये सजातीय श्रेणी के गुण हो जाते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण।
कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है, अच्छा देखिए नामकरण की बात है, नामकरण सबका किया जाता है। हमारे आपके घर में, हमारे आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, उसका नाम बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। नाम रखने में लोगों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, एक बार बहुत सोच समझ के लोग रखते हैं। अब नाम ऐसा रखे कि उसका बढ़िया अर्थ निकले। अब आजकल क्या है, लोग अंदाजिया नाम रख देते हैं, डिंकू, पिंकू, सिंकू, टिंकू, चाहे जैसा उल्टा पलटा नाम लिख देते हैं तो उसका सही अर्थ नहीं निकलता है। कम से कम ऐसा नाम रखिए कि जिसका सही अर्थ, जैसे सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, सीता, श्री कृष्ण, राधे गोविंद, लड़कों का नाम ऐसा होना चाहिए, राधे गोविंद। और आजकल तो ऐसा नाम लोग एक अक्षर दो अक्षर में इंग्लिश में रखते हैं कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, उसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता है। तो नाम लोग बड़ा सोच समझ करके करते हैं। अमरजीत मतलब जीत करके आप अमर हो जाइए। तो अब ऐसे टिंकुआ, पिंकुआ, डिंकुआ, सिंकुआ, ये सब नाम रख देते हैं। ये सब कोई नाम होता है? इसको हम कोई नाम नहीं मानते हैं कि जब जब देखें तुझे टिंकू जिया, ये कौन जिया है, हम तो नहीं समझ पाते। मंजन घिसे है, अब पता नहीं ऐसा क्या क्या लोग गाना बना देते हैं, क्या क्या लोग नाम रख देते हैं। खैर उस बात को छोड़िए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जैसे हमारा आपका नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार जो है कार्बनिक यौगिकों का भी नामकरण किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की निम्नलिखित दो विधि होती है। नंबर एक, हम पहले लिख रहे हैं निरर्थक, निरर्थक विधि। निरर्थक विधि, ट्राइबल मेथड, TRIVEL, ट्राइबल मेथड यानी रॉन्ग मेथड है। पहले क्या है? निरर्थक विधि, और दूसरी है सार्थक। सार्थक का विलोम निरर्थक, निरर्थक का विलोम सार्थक, यानी करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड। इसी को हम IUPAC विधि कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC विधि, निरर्थक विधि, सार्थक विधि। अब निरर्थक विधि में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता था उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता था। जैसे बर्जीलियस बताए थे, बर्जीलियस फेल हो गए थे ना कि कार्बनिक यौगिकों को सिर्फ जीव जंतुओं के सड़ने गलने मलमूत्र से बनाया जाता है, नहीं। और इसी प्रकार निरर्थक विधि क्या है? अब जैसे फार्मिक्स, फार्मिक्स लाल चींटी से बना था, फार्मिक्स लाल चींटी से, जिसका नाम क्या पड़ा? फार्मिक्स हो गया। और दूसरा एसिटम, एसिटम सिरके से प्राप्त हुआ था, सिरके से, जिसका नाम क्या जाता है? फार्मिकम एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक विधि। फार्मिक्स से फार्मिक अम्ल बना दिए लाल चींटी से, एसिटम यानी सिरके से एसिटिक अम्ल बनाया गया। तो ये हमारी निरर्थक विधि होती है। और दूसरी क्या होती है हमारी? IUPAC विधि, IUPAC विधि। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं।
नंबर 2 है IUPAC विधि। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC विधि या मेथड, IUPAC मेथड, IUPAC मेथड। IUPAC मेथड ये 1957 में दिया गया। IUPAC मेथड, IUPAC का नाम थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। IUPAC, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी चीज जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। इंटरनेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय। यूनियन को क्या बोलते हैं, संघ, यानी कि एक संघ बना के रहिए। प्योर को क्या कहते हैं, शुद्ध। अप्लाइड को क्या बोलते हैं, अनुयुक्त। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, ये IUPAC का पूरा नाम होता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम लिखने के लिए निम्नलिखित प्रकार की श्रेणियां बनाई गई। निम्नलिखित श्रेणियां बनाई गई। अब ये श्रेणी कौन कौन सी आज हम आप लोगों को IUPAC नाम लिखने के लिए बता रहे हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एल्केन है, हमारी जो पहली श्रेणी है वो है एल्केन। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है ना। तो एल्केन की परिभाषा कई बार बता चुके, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ 2 तत्व कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कामा एल्केन कहलाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसका सामान्य नाम हो जाता है। IUPAC नाम कैसे होता है, IUPAC नाम, इसका हम कार्बन परमाणु के आधार पर उपसर्ग नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेट डॉट 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 लिखकर अंत में उपसर्ग के रूप में एन शब्द जोड़ देते हैं। तो अगर हम 2 कॉलम बनाए, सामान्य सूत्र और IUPAC नाम। सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें अगर आप लोग यानी 1 2 3 4 इस प्रकार अगर आप लोग रखते हो तो यानी 1 पे क्या होगा, CH4, 2 पे C2H6, 3 पे C3H8, C4H10। ठीक है, इसको मैं पीछे इसी लेक्चर में पीछे बताया हूँ, ये यहाँ आ गया। अब क्या मेथ प्लस एन बराबर, इसमें एन सब जोड़ते हैं ना, ANE, हिंदी में एन जोड़ते हैं। ये हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यानी हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, इस फार्मूले के आधार पर जो है कि हम IUPAC नाम को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एल्केन। अब हम इस पे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि IUPAC नाम लिखने में हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। एलिफैटिक यौगिक में देखिए IUPAC नाम जो होता है ये हमारा एरोमेटिक में भी होता है, एलिफैटिक में भी होता है, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक का भी IUPAC नाम लिखने के लिए बताया जाता है और बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। तो IUPAC सिस्टम जो होता है, IUPAC नाम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। IUPAC नाम लगभग हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ पूछा जाता है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे TGT PGT, कोई भी कंपटीशन हो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देते हैं, उसका नाम पूछते हैं। या तो आपका ये एलिफैटिक में से चेन श्रृंखला दे देते हैं, उसका नाम पूछते हैं, या तो एरोमेटिक यौगिक का। वास्तव में जो IUPAC नाम होता है वो 3 जगह लिखा जाता है, उपसह संयोजी यौगिक का या यौगिक में। नंबर 2 एलिफैटिक यौगिक यानी जो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं। और नंबर 3 एरोमेटिक जो बंद श्रृंखला होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एलिफैटिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में 3 प्रकार से हमको जो है कि IUPAC नाम लिखना होता है। IUPAC नाम हमको 3 प्रकार से लिखना होता है, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को एलिफैटिक यौगिक में बताएंगे, क्योंकि हम इस समय एलिफैटिक यौगिक पढ़ा रहे हैं। तो एलिफैटिक यौगिक में हमको IUPAC नाम बताना है। तो एलिफैटिक यौगिक में IUPAC नाम कैसे होगा? इसमें IUPAC नाम में वास्तव में एक चेन दिया रहता है, एक श्रृंखला दिया रहता है। हम सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला सही है कि गलत है। और सही है गलत की पहचान कैसे करते हैं? उसकी बैलेंसी, कार्बन जो जुड़ा कार्बन हाइड्रोजन रहेगा, तो क्या कार्बन की बैलेंसी 4 है कि नहीं 4 है। अब वह 4 बांड को लेकर के, क्रियात्मक समूह को लेकर के, एल्किल मूलक को लेकर के पूर्ण किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं चेन सही है कि गलत है। दूसरी बार मेरा क्या करता है, नंबर 1 देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ IUPAC नाम लिखने की विधि। IUPAC नाम लिखने की विधि। नंबर 1 श्रृंखला के सही होने की जांच करते हैं, सही होने की जांच। श्रृंखला सही है कि गलत है, इस चीज को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंकन का काम करते हैं। अंकन यानी कि काउंटिंग, हम काउंटिंग का काम करते हैं, अंकन का काम करते हैं। उसके बाद हम चेन को लॉन्ग करते हैं, चेन CHAIN, चेन को क्या करते हैं? लॉन्ग करते हैं, चेन को हम लंबी करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम IUPAC नाम को लिखते हैं। तो IUPAC नाम के एग्जाम्पल को हम दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। हम छोटे छोटे एग्जाम्पलों को दे रहे हैं और इन छोटे छोटे एग्जाम्पलों से आप लोग, जैसे मेरा पहला है CH3, एक बांड CH2, एक बांड CH, एक बांड CH3, एक बांड CH3। ऐसी चेन दी गई है। एग्जामिनेशन में इस प्रकार की चेन रहती है और इस चेन का IUPAC नाम आप लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से चेन दिया गया, सबसे पहला काम मेरा क्या है? यह मेरा चेन सही है कि गलत है। आप देखो भाई, कार्बन है ना, 3 हाइड्रोजन एक बांड, बैलेंसी 4। देखिए कार्बन यहाँ भी बैलेंसी 4, यहाँ पे क्या है? 1 1 2 बांड हो गया, एक हाइड्रोजन 3 और एक क्या हो गया? मेथिल एल्किल मूलक हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरी चेन सही है कि गलत है। हमने चेन के सही होने की जांच कर लिया। अब हम अंकन का काम करते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं? अंकन यानी काउंटिंग करते हैं
काउंटिंग हम इस प्रकार करते हैं कि एल्किल मूलक या क्रियात्मक समूह किधर पहले जुड़ा है। एल्किल मूलक या क्रियात्मक समूह किधर से पहले जुड़ा है। अगर हम बाएं तरफ से देखते हैं तो 1 2 3 पे जुड़ा है और दाहिनी तरफ से 1 2 पे जुड़ा है। तो यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। एम के रहा 1 2 3 और 4। हेलो, नो डिस्टर्ब। ये हम जो है इसकी काउंटिंग कर दी। अब देख लो काउंटिंग पे कहाँ कहाँ क्या लिखा है भाई। दो एल की बोला देख लो, 2 पे क्या जुड़ा, 2 लिखते हैं, ऐसे पढ़ी पाई देते हैं मेथिल, 2 मेथिल, मेथिल लिख लिए। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है सब, एल्केन ग्रुप का है ये। एल्केन में एन जोड़ते हैं तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। ये अगर इतना आप लोग लिख दिए आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। अगर इसको आप लोग इतना लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। फिर हम एक चेन देते हैं, ये तो मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। इस प्रकार मैं दे रहा हूँ CH3 1 CH 1 CH3 1 CH 1 CH3 1 CH2 1 CH3। अब आप लोग इस चेन को देखिए भाई, यह चेन आप लोग सामने दी गई है, चेन सही है। काउंटिंग हम इसकी लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 पे है 1 2 3 4 5। तो मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 2 पर भी है। मेथिल कहाँ है, 3 पर। 2 3 2 बार है तो डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई। 2 3 डाई मेथिल। अब ऐसे काम दिए 5 कार्बन क्या हो गया। बात सबको आ रही समझ में। बार बार इसको देखेंगे एग्जाम्पल को, ऐसे यहाँ लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग को आ जाएगा। पुनः मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने और रख रहे हैं। CH3 1 बॉन्ड CH 1 बॉन्ड C 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH2 1 बॉन्ड CH3। इसको देख लीजिए भाई, ये चेन दी गई है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 पे, इधर से भी 1 2 3 पे। हम बाएं से प्रियॉरिटी किसको देते हैं, बाएं से। बाएं से हम इसकी काउंटिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 3 पे देखो, 3 3 4 पे भी है, 3 3 4 ट्राई, 3 बार हो गया ना, 3 3 4 ट्राई मेथिल। और कुल 6 कार्बन क्या हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोग देख करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलिफैटिक यौगिकों के IUPAC नाम में आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक एग्जांपल और देते हैं। CH3 1 बॉन्ड CH 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH 1 बॉन्ड C2H5 1 बॉन्ड CH2 1 बॉन्ड CH3। अब की बार आप लोग देख रहे हैं कि 2 प्रकार का एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है, मेथिल और एथिल। तो काउंटिंग तो आप लोग बाएं से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। आपने काउंटिंग कर दिया। अच्छा, एथिल और मेथिल में, एथिल का मतलब वर्णमाला में एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, यानी 3 पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, मेथिल है। और 3 नंबर पे एथिल है और 2 नंबर पे ऐसे कामा, कामा एकदम सही होना चाहिए, कामा गलत तो 0 नंबर। 2 पे मेथिल हो गया, 5 कार्बन है तो क्या हो गया, ऐसे देखिए धीरे धीरे हम एग्जाम्पल को चेंज करते जा रहे हैं और आप लोगों को समझ में आता जाएगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, CH3 1 बॉन्ड C 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH3 1 बॉन्ड CH
एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। अब की बात देखिए, तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। ये जो चेन दी गई है, इस चेन में कई चीजें जोड़ी गई हैं। तो चेन मेरी सही है। हम क्या करते हैं, काउंटिंग का काम करते हैं बाएं से। 1 2 3 4 5 6। अब देखो एथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है। 3 पर भी है, 4 पर भी है। 3,4 डाई एथिल, 3 4 डाई एथिल। अब मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 2 पर 2 2 2 4 ट्राई मेथिल, और उसके बाद क्या है, 6 कार्बन है। यानी हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आसानी से लिखते जाएंगे। फिर एक एग्जांपल हम देते हैं आप लोगों को। इसमें हम तीसरा एग्जांपल शुरू में हम क्या लिख देते हैं, C2H5, एक बॉन्ड CH3, C2H5, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। ये चेन आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत में ही एथिल जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ही क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा हुआ है। तो इस चेन को हम थोड़ा सा पहले बताए हैं, चेन को हम क्या करते हैं, लंबी करते हैं। अब देखिए C2H5 हमारा टूट जाएगा। हम C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH3, एक बॉन्ड CH2। होगा कि नहीं हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब आप आगे CH पर, फिर उसके नीचे CH3 जुड़ा है, फिर CH है, C2H5 जुड़ा है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। काउंटिंग दाएं से 1 2 तीसरे पर आएगा, उधर से भी तीसरे पर, चाहे बाएं से करें चाहे दाएं से करें, तो काउंटिंग वाला काम कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां देखिए क्या जुड़ा, 4 नंबर पे एथिल, 3 नंबर पे मेथिल। अब ये चेन हमारी क्या है, 6 कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन का मतलब, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पलों को हम लोग करते हैं और IUPAC नाम करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में आप लोगों को एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, एल्कोहल, उस चीज़ों को बताएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकार्बन बताया, उसके प्रकार बताया, और कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक यौगिक में रासायनिक अभिक्रियाओं को बताया, और नाम लिखने की विधि को बताया मैंने, सार्थक विधि, निरर्थक विधि, IUPAC सिस्टम को बताया। तो इस वीडियो में इतना बताए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभी तमाम एग्जाम्पल को IUPAC को बताएंगे। तो इस वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।